हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए पहली क्लास लेके आई हूँ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2024। हमें कैसे क्रैक करना है उसे, क्या हमारा पेपर का टाइमिंग होना चाहिए ताकि हमारा जो पेपर है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। बहुत बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अकाउंट्स का पेपर टाइम से कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं सैम्पल पेपर के साथ साथ आपको ये भी बताऊँगी कि आपको टाइम लिमिट कैसे सेट करनी है अपनी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में पेपर में दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए होता है 60 मार्क्स का, पार्ट बी है 20 मार्क्स का। अगर आप लास्ट मोमेंट पे उतनी पढ़ाई करके कि आपके 40-45 मार्क्स तक आ जाएं, उसके लिए अगर आपको एम करना है तो पहले आपको पार्ट बी कंप्लीट करना पड़ेगा। पार्ट बी इजी बुक है और ये 20 मार्क्स की भी है। टाइम लिमिट इसकी बोर्ड में सेट करके चलेंगे कि पार्ट बी हमारा 45 मिनट्स में पूरा हो जाना चाहिए। अगर पार्ट बी हमारा 45 मिनट्स में पूरा हो जाएगा तो पार्ट ए इजीली 2 आवर्स में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तब भी आपके पास 15 मिनट्स बच जाएंगे अपना आंसर्स को रिवाइज करने के लिए, कैलकुलेशंस को चेक करने के लिए। तो ये हमें अपना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, जो पार्ट ए है उसमें हमें 2 घंटे ही लगाने हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं लगाएं। पार्ट बी में हमें 45 मिनट्स में पार्ट बी हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ हैं और कुछ ईजियर क्वेश्चंस हैं जो हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम 2-3 वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी सॉल्व करेंगे ताकि हम उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ अच्छे से और वो हमारा कवर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर का पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू होगा हमारा पार्ट बी। शुरू के 4 क्वेश्चन जो हैं वो होंगे हमारे एमसीक्यूज़। ये 4 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज़ हैं। देन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेन हेड सब हेड। रेशियोज का क्वेश्चन 4 मार्क का है और एक क्वेश्चन कंपैरेटिव कॉमन साइज 4 मार्क्स का है। एंड देन एक क्वेश्चन हमारा कैश फ्लो का 6 मार्क्स का है। ठीक है, रेशियोज का जो क्वेश्चन है वो 4 का नहीं है, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। सो ये भी हो गया हमारा 3 मार्क्स का। ये 1 मार्क के 4 हो गए हमारे एमसीक्यूज। तो ये है हमारा टोटल 20 मार्क्स का पेपर। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर रिकॉर्डेड एज एन आइटम ऑफ सब हेड डैश इन बैलेंस शीट। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं। ऑप्शंस हमने इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि यहाँ पे हम श्योरली अपना आंसर पुट करेंगे। वहाँ हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो हम इजीली उसमें से टिक कर लेंगे, पर पहले तो हमें आना चाहिए ऑप्शंस में चूज़ करने के लिए। तो हम सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर रिकॉर्डेड एज एन आइटम ऑफ सब हेड इन बैलेंस शीट। अब वो यहाँ सब हेड पूछ रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का सब हेड क्या होगा। तो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो सब हेड होता है, मेन हेड होती है इसकी करंट लायबिलिटी और इसका सब हेड होता है हमारा अदर करंट लायबिलिटी। तो ये आ जाएगा हमारा अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द क्विक रेशियो ऑफ जेड लिमिटेड इज 1:1। क्विक रेशियो की बात कर रहे हैं हम, तो क्विक रेशियो का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। क्विक रेशियो होगा हमारा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज हमारा फॉर्मूला होता है। स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज हमें बताना है। इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल्स वॉज अ बिल्स पेबल ऑफ 3000 विच वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी। हमने एक बिल्स पेबल जिसकी वैल्यू 3000 थी उसका पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्विक रेशियो 1:1 है, हम अपने आप अज्यूम कर लेते हैं क्विक एसेट हो गए हमारे 10,000 और सिमिलरली करंट लायबिलिटीज़ भी हो गई हमारी 10,000। अब 3,000 का बिल हमने मेट किया मतलब हमने पैसे दिए होंगे। पैसे हमारा कैश हमारा क्विक एसेट होता है और बिल्स पेबल होती है हमारी लायबिलिटी। सो 10,000 में से 3,000 रुपये एसेट के कम हो गए क्योंकि हमने कैश पे किया और करंट लायबिलिटी भी कम हो गई क्योंकि बिल्स पेबल का पेमेंट किया। तो 7,000 अपॉन 7,000, अगेन हमारा आंसर आ गया 1:1। दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज। करंट क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से कम हो गई हैं। अब ये सेम अमाउंट से कम हुई इसी वजह से क्योंकि रेशियो 1:1 था, तो हमारा ऑप्शन आ गया नो चेंज। देन 29th वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये एमसीक्यूज है हमारे। Redemption of 2,12% preference shares of 10 each at a premium of ₹4 will be shown under which activity in cash flow statement? Preference shares
उन्होंने अमाउंट नहीं पूछी है, उन्होंने सिर्फ एक्टिविटी पूछी है, तो हम सिर्फ एक्टिविटी बताएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो आंसर इन तीनों में से ही आएगा। अब जो हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स होते हैं वो सब आते हैं हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो रिडम्पशन अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स का कर रहे हैं तो हम उसे कौन सी एक्टिविटी में शो करेंगे? हम उसे शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ओके, सो ये हो जाएगी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। हमें सेल निकालनी है इसमें। ऑफिस इक्विपमेंट की 2 वैल्यूज गिवन है, 2022 2021, 2 लाख है एंड 3 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन है, परचेज है, और कितने पे हमने सेल किया है, कितने प्रॉफिट पे हमने सेल किया है वो हमें गिवन है कि ऑफिस इक्विपमेंट हमने प्रॉफिट पे सेल किया है 12,000 के। तो अब हमें सेल निकालनी है। सेल निकालने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम एक अकाउंट बनाएंगे। फिक्स एसेट का जो अकाउंट होता है वो हम इसमें बनाएंगे। ऑफिस इक्विपमेंट क्या फॉर्मेट होता है इसका? यहां लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर का बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेड डाउन करंट ईयर का बैलेंस, बाय बैंक सेल, बाय डेप। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट फिक्स रहता है, ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन कभी 2 में आएगा कभी बाय में, ऐसा नहीं होगा। इक्विपमेंट के अकाउंट में, एसेट के अकाउंट में डेप्रिसिएशन हमेशा बाय में ही आएगा। उस पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम 2 में लिखेंगे, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड परचेज भी हमारी 2 में ही आती है, 2 बैंक परचेज। लर्न करने का तरीका ये अच्छा है कि सारे पी वाली जो चीज़ें है जो पी से स्टार्ट हो रही है वो 2 में आ रही है। प्रीवियस ईयर 2 में आ रहा है, प्रॉफिट 2 में आ रहा है, परचेज 2 में आ रहा है। अब हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो 2 लाख और 3 लाख हमारी वैल्यू है। 2 लाख हमारी करंट ईयर की वैल्यू है, 3 लाख हमारी प्रीवियस ईयर की वैल्यू है। तो ये 3 लाख है, ये 2 लाख है। अब और क्या क्या गिवन है हमें गिवन है डेप 40,000, परचेज 30,000, प्रॉफिट 12,000। सो डेप 40,000 है, परचेज 30,000 है, प्रॉफिट 12,000 है। दोनों साइड का टोटल करेंगे, आपस में माइनस करेंगे तो हमें सेल मिल जाएगी। तो ये टोटल आया हमारा 3,42,000। 3,42,000 में से अगर हम 2,40,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,02,000। तो हमने सेल कितने में की है? एमसीक्यू में क्या ऑप्शन सेल हमने, आंसर क्या आएगा हमारा? सेल हुई है हमारी 1,02,000 की। ये हमारा आंसर होगा। ये पूरा अकाउंट हमें बना के वहाँ शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है, आप इसे रफ में बना सकते हैं। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मेट ऐसे बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर मेजर हेड एंड सब हेड इफ एनी इन द बैलेंस शीट एज पर ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल फॉर्म में बनाएंगे ताकि एग्जामिनर के लिए इजी भी रहे चेक करने के लिए और हमें भी कंफ्यूजन ना हो। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, मेन हेड एंड सब हेड। तो हम यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। पर्टिकुलर्स, मेन हेड एंड सब हेड। ओके, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, 32 नहीं है ये। ओके, सो स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लोन repayable on demand, then provident fund, prepaid insurance, capital reserve।
शेयर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो अब हम इसका मेन हेड सब हेड पुट करेंगे। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हमारा इन्वेंट्री का पार्ट होता है, तो इसका मेन हेडिंग होगी हमारी करंट एसेट्स और सब हेडिंग होगी हमारी इन्वेंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, एग्जाम्स में बहुत बार आता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, अगर लोन रीपेबल ऑन डिमांड है दैट मीन्स ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। अगर लोन लंबे समय का होता तो नॉन करंट लाइबिलिटी होती। सो लोन रीपेबल ऑन डिमांड हो जाएगी हमारी करंट लाइबिलिटी, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो जाएगी हमारी इसकी सब हेडिंग। अब ये लर्निंग वाला पार्ट है पूरा, ये आपको लर्न करने हैं मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, तो ईजियर हो जाता है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी हमारी करंट लाइबिलिटी है, और ये आ जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। प्रीपेड इंश्योरेंस, अगेन प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा करंट एसेट है, और सब हेडिंग हो जाएगी इसकी अदर करंट एसेट। कैपिटल रिजर्व, किसी भी चीज़ के आगे अगर रिजर्व लिखा है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो उसकी मेन हेडिंग हो जाएगी शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग हो जाएगी रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर्स इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे तो शेयर्स अगेन शेयर होल्डर फंड का पार्ट होना चाहिए, पर शेयर्स इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब हमने इन्वेस्ट किया है, कहीं शेयर्स खरीदे हैं। सो इन्वेस्ट किया है तो ये हमारी आएगी मेन हेडिंग आएगी इसकी नॉन करंट एसेट, जिसका नाम अब चेंज कर दिया है नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और सब हेडिंग बन जाएगी इसकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये प्योरली लर्निंग पार्ट है हमारा, इन्हें लर्न करना है, और ये इजीली आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? कैलकुलेट करंट रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो मतलब रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज अपॉन करंट लाइबिलिटीज। देन डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। अब हम देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। तो हमें नॉन करंट एसेट गिवन है, नॉन करंट एसेट का मतलब होता है डेट, सॉरी नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट हमें गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है हमारा डेट। सो नॉन करंट एसेट 16 लाख है, करंट एसेट 4 लाख है। नॉन करंट एसेट 16 लाख है, करंट एसेट 4 लाख है, नॉन करंट लाइबिलिटी 12 लाख है, एंड हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल 2 लाख। पहले हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से हम करंट लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करके हम करंट लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो 2 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट हमें पता है 4 लाख है माइनस करंट लाइबिलिटी। सो करंट लाइबिलिटी हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 2 लाख। इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो एक रेशो तो हमारा आ ही गया 4 लाख अपॉन 2 लाख, रेशियो आ गया 2:1।
अब डेट इक्विटी रेशियो में हमें डेट गिवन है, इक्विटी निकालनी है। इक्विटी निकालने के लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि उससे ईजियर हो जाता है, इतने सारे फॉर्मूले हमें याद नहीं करने पड़ते। यहाँ हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। सो नॉन करंट एसेट है हमारे 16 लाख, करंट एसेट है हमारे 4 लाख, तो एसेट साइड का टोटल तो आ गया हमारा 20 लाख। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड में 3 चीजें आती है, इक्विटी, डेट एट करंट लाइबिलिटीज। सो करंट लाइबिलिटीज हमने कैलकुलेट कर ली 2 लाख। जो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी ही हमारा डेट होता है। सो डेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये है 12 लाख। अब हमें इक्विटी की वैल्यू निकालनी है। तो बैलेंस शीट में हमें पता है कि जो टोटल एसेट का होता है वही टोटल किसका होता है, लाइबिलिटी का। दैट मीन्स लाइबिलिटी का टोटल भी कितना आ गया, 20 लाख। अब 20 लाख में से 14 लाख माइनस करोगे, इक्विटी आ गई हमारी 6 लाख। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, डेट इक्विटी रेशियो 12 लाख अपॉन 6 लाख, तो ये भी आ गया हमारा 2:1। तो दोनों रेशियोज का आंसर है हमारा 2:1। ये था हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ हमारे खत्म हो जाते हैं। अब आए हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 4 मार्क्स का हमारा एक ही क्वेश्चन है पार्ट बी में, और उसके बाद हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें हमें कैश फ्लो बनाना है। सो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो फॉर्मेट देख लेते हैं इसका। ऊपर हमें हेडिंग डालनी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर हमें पहले लिखना होता है इसमें, करंट ईयर उसके बाद, और कंपैरेटिव में 2 कॉलम और बन जाते हैं हमारे, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज। अब इसमें सबसे पहले हम इनकम लिखते हैं। इनकम हमारे पास 2 होती है, एक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एक होती है अदर इनकम। उसके बाद हम कर देते हैं इनका टोटल। तो पहले देख लेते हैं क्या कितनी कितनी गिवन है हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर 30 लाख, करंट ईयर 35 लाख। हम यहाँ पुट करेंगे 30 लाख, 35 लाख। ऐसे ही अदर इनकम हमें पुट करनी है 3 लाख एंड 4 लाख 50, 3 लाख एंड 4 लाख 50,000। टोटल करेंगे इसका 33 लाख, 39 लाख 50,000। अब उसके बाद हम पुट करेंगे एक्सपेंसेस। देखते हैं एक्सपेंसेस में क्या क्या है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड अदर एक्सपेंस। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, $20 लाख, 23 लाख। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस है हमारे पास, देखिए 1 लाख और 1 लाख 20। तो ये पुट करेंगे हम 1 लाख एंड 1 लाख 20। टोटल करेंगे इसका, आप टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे जिसे हम बोलेंगे बी। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंस हो गया ये 21 लाख और 24 लाख 20,000। ये आ गए हमारे टोटल एक्सपेंसेस। अब क्या करना है, अब प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे आएगा, ए माइनस बी। इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तो 33 लाख माइनस 21 लाख, ये हो जाएगा हमारा 12 लाख। फिर 39 लाख 50 माइनस 24 लाख 20, तो ये आएगा 30,000, 15 लाख 30,000। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रॉफिट, सॉरी टैक्स। टैक्स 40% है। टैक्स हमेशा कौन सी वैल्यू का कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कैलकुलेट होता है प्रॉफिट का।
ये जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 12 लाख और 15 लाख 30, इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 40%। 12 लाख का 40%, 4,80,000। 15 लाख 30 का कैलकुलेट कर लेते हैं, 40% कितना होगा, 6,12,000। अब कैलकुलेट होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 7,20,000 9,18,000। ये हमारा अभी प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनने के बाद हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेजेस। सो एब्सोल्यूट चेंज का क्या फॉर्मूला हम पुट करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जैसे हम यहाँ करेंगे 35 लाख माइनस 30 लाख, तो क्या आंसर आएगा हमारा 5 लाख। 4,50,000 माइनस 3 लाख 1,50,000। 39 लाख 50 माइनस 33 लाख, टोटल का भी कैलकुलेट करना है हमने, 6,50,000। देन 3,20,000, 3,20,000 यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 3,30,000, 1,32,000 माइनस करेंगे, 1,98,000। ये आया है हमारा एब्सोल्यूट चेंज। अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। हर उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100 करना है। दैट मीन्स 5 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100। अगर आप सॉल्व करोगे इसे 5 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 16.67%। ऐसे ही हर उसके लिए वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है। 1,50,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 50%। फिर कैलकुलेट करोगे 6,50,000 अपॉन 33 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 66.67%। 3 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, तो इसे सॉल्व करके देखो, ये आएगा 5%, सॉरी 15%। 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, सॉल्व करोगे इसे 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 20%। ऐसे ही हम सारी उसकी वैल्यूज के लिए हम परसेंटेजेस जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। इजी है वैसे तो, सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। थोड़ी अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें चॉइस भी आती है, पर मैं आपको हर सैम्पल पेपर में एक एक उसकी प्रैक्टिस करा दूंगी ताकि एग्जाम में आप जिसमें इजी परसेंटेजेस निकल सके वो वाला क्वेश्चन आप चूज करें। इसीलिए इस चैप्टर को हमें पूरा करना होता है। ऑल्दो चॉइस आती है, पर एक में वैल्यूज बहुत डिफिकल्ट होती है जिसमें परसेंटेजेस निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर टाइम लग जाएगा तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वहाँ थोड़ा सा हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, अपना दिमाग लगाना होता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन चूज़ करना है, क्योंकि अगर हमने सही क्वेश्चन चूज़ नहीं किया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस बोर्ड खुद नहीं चाहता है कि हम अटेम्प्ट करें, क्योंकि जैसे इसमें अगर 2 क्वेश्चंस में आ गया और एक में परसेंटेजेस बहुत मुश्किल है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि बोर्ड ने क्वेश्चन दिया ही इसलिए कि आप दूसरा वाला चूज़ करो। पर वो तभी हो पाएगा जब आपने पूरे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। अगर आपने बहुत लिमिटेड पढ़ा है तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो आप पढ़ के गए हैं। तो ये हमारा था कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें बचता है वो हो गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। पार्ट बी में एक ही क्वेश्चन आना है 6 मार्क्स का, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ एडजस्टमेंट ज़रूर आती हैं पेपर में, जो इसमें मैंने दिए, मैंने एक साथ सारी लिख दी हैं क्योंकि अलग अलग सेट में अलग अलग एडजस्टमेंट आती है। तो अगर हम रोज़ सारी एडजस्टमेंट प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी आ जाए हम वहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च। एक तो ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ये हमारी 12% डिबेंचर्स हैं, यहाँ मेंशन नहीं है, एग्जाम में मेंशन होके आएगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ये हमारी 12% डिबेंचर्स हैं। इसकी कोई भी एडजस्टमेंट दी हो
सिर्फ हमें उसकी डेट देखनी है। सो यहाँ 31 मार्च 2015 उन्होंने डेट लिखी है। जो एडजस्टमेंट में डेट गिवन होगी उससे ऑपोजिट डेट पे इंटरेस्ट लगाना है। तो यहाँ अगर 31 मार्च 2015 हमें गिवन है तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे 2014 वाली वैल्यू पे। ये सिर्फ इसीलिए दिया होता है ताकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सके। इंटरेस्ट हमें कौन से ईयर पे लगाना है वो हमें पता चल जाए। तो जो भी नीचे ईयर दिया है, अगर अप्रैल दिया है या मार्च दिया है, तो जो भी नीचे ईयर लिखा है उसके ऑपोजिट ईयर पे आप इंटरेस्ट लगा दो, ठीक है। फिर है टैक्स ऑफ 70,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब टैक्स का हमें अकाउंट बनाना होता है। टैक्स का अकाउंट तब बनता है जब बैलेंस शीट के अंदर भी टैक्स हो और बाहर भी हो। यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो होते हैं वो हमारा टैक्स होता है, मेंशन नहीं है, वहाँ एग्जाम में आएगा, मेंशन होगा। तो टैक्स बैलेंस शीट के अंदर हमें दिख रहा है, टैक्स बैलेंस शीट के बाहर भी है। तो अगर अंदर बाहर दोनों है तो पहले हमें टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम पहले टैक्स का अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। लाइबिलिटी का अकाउंट है, इसलिए प्रीवियस ईयर हम इसका लिखेंगे बाय में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और करंट ईयर आएगा टू में, टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो ये आ गया हमारा 90,000 और 70,000। अब टैक्स 70,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड आता है टू में, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, ये है 70,000। अब टोटल करके माइनस करेंगे, इसमें चार ही चीज़ें आती हैं, 1,40,000, 1,40,000 माइनस 90,000, यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डिफरेंस होगा हमारा 50,000। ये हो गया हमारा टैक्स मेड। ऐसा क्वेश्चन है कि जितने एडजस्टमेंट वाले अकाउंट्स होते हैं वो सारे आपके इसी क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। तो टैक्स भी यही चार चीज़ें आती है, प्रीवियस ईयर बाय में, करंट ईयर टू में, मेड वाला बाय में और पेड वाला टू में। अब उसके बाद मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख विद डेप 20,000 वॉज सोल्ड फॉर 50,000। मशीनरी की एडजस्टमेंट दी है तो मशीनरी तो आनी ही आनी है। अब मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मशीनरी में हम वैल्यू लिखेंगे डेप माइनस करने से पहले वाली वैल्यू। तो डेप माइनस करने से पहले वाली वैल्यू है 8,21,000 और 12,03,000। सो 8,21,000 एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन 12,03,000। फिर हम इसमें डेप पुट करेंगे, बाय डेप, ये जो डेप हमें दे रखा है एडजस्टमेंट में, बाय डेप 20,000, जितने में हमने सेल किया वो पुट करेंगे, बाय बैंक सेल, हमने सेल किया है 50,000 में। अब अगर एक मशीनरी 1 लाख की थी, उस पर 20,000 का डेप लग गया तो बची 80,000 की। 80,000 की चीज़ को अगर हम 50,000 में बेचेंगे तो 30,000 का हो जाएगा हमें लॉस। हम वो लॉस पुट करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। अब बैलेंस करेंगे तो हमारे पास परचेज आ जाएगी, टू बैंक परचेज। तो हम कैलकुलेट करते हैं, 12 लाख 13,03,000 हो गया ये, 13,03,000 माइनस 8,21,000, 4,82,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4,82,000 की आ गई हमारी परचेज। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट। अब एक्यूमुलेटेड का डेप का अकाउंट बनाएंगे हम लोग। एक्यूमुलेटेड डेप में पहले हम डेप पुट करेंगे। डेप की एक जीरो यहाँ पे ज़्यादा है, वो जीरो हमें नहीं लिखना है। 1,01,000 एंड 2 लाख, तो इसका प्रीवियस ईयर बाय में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,01,000 एंड 2 बैलेंस कैरी डाउन करंट ईयर 2 लाख। अब जो डेप हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे 2 में लिखोगे, टू मशीनरी, डेप हमें गिवन है 20,000।
अब बैलेंस करेंगे 2,20,000 माइनस 1,01,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेब्ट फॉर करंट ईयर। $1,19,000 आएगा हमारा डेप्रिसिएशन। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ढूंढेंगे। नेट प्रॉफिट में हम 4 चीज़ें ऐड करते हैं, टैक्स मेड, डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड, एंड जनरल रिजर्व। तो पहले हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस में, माइनस का 50,000 और 2 लाख। तो हमें करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लेना होता है। 2 लाख माइनस और माइनस 50,000, ये हो गया 2,50,000। टैक्स मेड हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है, टैक्स मेड आया था हमारा 50,000। डिविडेंड नहीं है यहाँ, जनरल रिजर्व भी नहीं है हमारे पास, तो प्लस 50,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 3 लाख। अब 3 लाख से हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो 3 लाख से हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 रिवाइज्ड। फॉर्मेट लिखेंगे पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। अब इस पे पुट करेंगे हम, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये वैल्यू आ गई 3 लाख। अब हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, सबसे पहले हम लिखेंगे एड डेप्रिसिएशन। डेप, ये हमारे डेप के अकाउंट से हमने कैलकुलेट किया है 1,19,000। अब डेप के बाद आप पुट करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर पे निकालोगे, 5 लाख का 12% होगा 60,000। तो ये पुट करेंगे ऐड इंटरेस्ट। $5 लाख का 12%, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल। हमने एक मशीनरी सेल करी, उस पर हमें लॉस हुआ, वो पुट करेंगे 30,000 का। फिर हम चेक करते हैं क्या क्वेश्चन में कोई नॉन करंट कोई इनटेंजिबल एसेट हमें दिया है। हाँ, दे रखा है हमें इनटेंजिबल एसेट, 30,000 से 20,000 हो गया, कम हो गया, तो उसे भी हम ऐड करेंगे, ऐड इनटेंजिबल एसेट। ये हो गया हमारा 10,000। इसका टोटल करेंगे 2,19,000। ये आ गया हमारा 5,19,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हेडिंग डालेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 2 हेडिंग्स आती है हमारे पास, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है, ये दोनों हमें नहीं लेना होता।
करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लेनी होती, कैश भी नहीं लेना होता, सिर्फ इन्वेंट्री लेनी है। तो इन्वेंट्री बढ़ रही है तो माइनस हो जाएगी 1,07,45 इन्वेंट्री 1,07,45 दैट इज 62,000 माइनस। इसे बाहर पुट करेंगे, माइनस का 62,000 सॉल्व करेंगे 4,77,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स पेड। टैक्स पेड हमें प्रीवियस ईयर का लेना होता है जो हमने अकाउंट में निकाल रखा है। पेड है हमारा टैक्स 70,000, तो वो पे करेंगे, माइनस का 70,000, हमारा फाइनल आंसर आएगा 4,07,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आया है 4,07,000। अब सेकेंड एक्टिविटी बनाएंगे हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो हमने मशीनरी के अकाउंट में सेल परचेज की है एक तो वो लेनी है। सो मशीनरी के अकाउंट में हमने देखो 50,000 की सेल करी है, 4,80,000 की हमने करी है परचेज। तो हम इसमें पुट करेंगे एट सेल ऑफ मशीनरी 50,000 लेस परचेज ऑफ मशीनरी 4,82,000। दो चीज़ें तो हमारी ये पुट हो गई और हम हेडिंग चेक करेंगे नॉन करंट एसेट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट आता है, वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिखेंगी, पहले 75 थी अब 1 लाख हो गई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रूल होता है कि इंक्रीज होगा तो माइनस, डिक्रीज होगा तो प्लस। सो वैल्यू थी हमारी 75 एंड 1 लाख, तो वो पुट करेंगे लेस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25,000। अब इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, माइनस का हो गया ये 5,07,000 माइनस 50,000, 4,57,000 माइनस का, तो आंसर माइनस में आ रहा है। तो इसके आगे आप लोग लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब थर्ड एक्टिविटी का आंसर निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लेते हैं शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग। सो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग डिक्रीज हो रही है। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से, तो लिखेंगे ऐड इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारी कम हो रही है तो उसे लिखेंगे लेस रिडम्पशन ऑफ लोन। और ऐसे ही हम शॉर्ट टर्म बोरिंग को चेक करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारी इंक्रीज हो रही है 1 लाख से, उसे ऐड करेंगे ऐड इशू ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 लाख, और साथ में जो इंटरेस्ट हमने पे किया वो माइनस कर देंगे, लेस इंटरेस्ट 60,000। 2 लाख माइनस 1,10,000, हमारा आंसर आ जाएगा 90,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हमें आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है, वो चेक करेंगे। तीनों एक्टिविटी के आंसर को प्लस करेंगे, प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो 90 प्लस 4,07,000 हो जाएगा 4,97,000। 4,97,000 माइनस 57 हमारा 40,000 आएगा फाइनल आंसर। अब 40,000 के आगे हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश
ओपनिंग कैश में, कैश तो हमारे पास कैश है ही, प्रीवियस ईयर का कैश लेना है हमने, कैश हमारे पास कैश है ही, करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारी कैश है, तो 60 + 60 हमें टोटल कैश जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,20,000। सो ओपनिंग कैश है हमारा 60,000 + 60,000 1,20,000। ऐड किया हमने 1,60,000 आ रहा है आंसर, चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है। यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। 5,19,000 - 62 आएगा 4,57,000। 4,57,000 में से 70,000 माइनस करेंगे तो आएगा 3,87,000। अब तीनों आंसर को हम प्लस माइनस करेंगे, तो तीनों आंसर को प्लस माइनस करके आएगा हमारा 20,000। अब उसमें ओपनिंग कैश हमने प्लस किया, 60 + 60 1,20,000, टोटल आया हमारा 1,40,000, जिसे हम मैच करेंगे इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी आप कैश की वैल्यू और करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऐड करोगे 90,000 + 50,000, तो वो हमारे इक्वल आ जाएगा 1,40,000 के। ऐसे ही वहाँ पे भी आप लोग आंसर को चेक करोगे कि आंसर हमारा इक्वल आना चाहिए क्लोजिंग कैश के, तो वहीं पता चल जाएगा कि 6 मार्क्स आपके पूरे ठीक है या कहीं गड़बड़ करके आए हैं। तो ये था हमारा पूरा पार्ट बी। अब ऐसे ही हम 2 वीडियोस में पार्ट बी और सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। देन हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट ए के, देन 4 मार्क्स 3 मार्क्स। इसी वे में हम प्रिपरेशन करेंगे अपनी बोर्ड्स की। अभी हमारे पास 2 महीने हैं और उसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू।